हेलो दोस्तों, वेलकम बैक, वेलकम टू एम बाई। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं ऑसिलेशन का पार्ट नंबर 2। कल हमने आपको ऑसिलेशन पार्ट नंबर 1 करवाया था, जिसमें हमने आपको टाइप्स बताए थे पीरियोडिक मोशन के, और पीरियोडिक मोशन की हमने कल बात की थी। पीरियोडिक मोशन के जितने भी टाइप्स होते हैं, जैसे हमने ऑसिलेशन करवाया था, फिर ऑसिलेशन का ही एक पार्ट होता है एसएचएम, जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम कुछ उसके आगे की इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाले हैं। हमने आपको बताया था, एक तो हमने आपको पीरियोडिक मोशन यहाँ पर डिस्कस कर लिया है ना, कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। एक तो हमने आपको पीरियोडिक मोशन के बारे में बताया। पीरियोडिक मोशन वो सभी मोशन जो अपने गति को, अपने मोशन को रिपीट करते हैं, वो सब पीरियोडिक मोशन कहलाते हैं। इसके बाद में पीरियोडिक मोशन का एक पार्ट था जिसको हमने कहा ऑसिलेशन, या फिर हम इसको दोलनीय गति कहते हैं। और इसका एक जो पार्ट था वो था आपका एसएचएम, जिसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम जिसको हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो पीरियोडिक मोशन है और ऑसिलेशन है, जितने भी ऑसिलेशंस हैं वो सब पीरियोडिक मोशन होते हैं, और जितने भी एसएचएम है वो ऑसिलेशन और पीरियोडिक मोशन होते हैं। लेकिन सभी ऑसिलेशन एसएचएम नहीं होते हैं, और सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन और एसएचएम नहीं होते हैं। तो ये सारे हमने पॉइंट ऑलरेडी आपको डिस्कस कर लिए थे, है ना। आपको सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। और लास्ट में हम आपको एनर्जी के बारे में बता रहे थे। जो अगर कोई पार्टिकल एसएचएम करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, सरल आवर्त गति करता है, तो उसके पास दो टाइप की एनर्जी है, एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिस्कस किया था, और कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स थे और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमने सब डिस्कस किए थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। बात करते हैं आज के सेशन की। तो एक बार सभी स्टूडेंट शेयर कर दें सभी जगह, है ना। एक बार आप सभी शेयर कर देंगे तो आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे। चलिए, तो यहां पे अगर हम बात करें, सभी स्टूडेंट एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, जिससे कि आपको ये सारी क्लासेस अच्छे से समझ आए। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इन डिफेंस के किसी भी एग्जाम की, उन सभी को इस क्लास का बेनिफिट मिले। चलिए, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे पीरियोडिक मोशन की, ऑसिलेशन की, एसएचएम की, ये सब हमने यहां पर देखने वाले। तो जो हमारे सिलेबस में वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम बोलते हैं एसएचएम। चलिए शुरू करते हैं, और आपके ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं बाद में। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम एसएचएम की इक्वेशंस देखेंगे, जहां पर हमने कल छोड़ा था आपको। एसएचएम की इक्वेशन में हमने सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन देखी थी। मान लीजिए हमारे पास ये पार्टिकल है, पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको डिस्कस कर देते हैं। ये हमारे पास m किलोग्राम का कोई पार्टिकल है गाइस, ठीक है। और ये m किलोग्राम का जो पार्टिकल है ये अभी मीन पोजीशन पर है। अगर हम यहाँ पर बात करें, ये हमारे पास m किलोग्राम का एक पार्टिकल है। जितने भी पार्टिकल है वो सब एसएचएम कर रहे हैं। मान लीजिए ये एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ये वाइब्रेशन कर रहा है। तो ये इसका मीन पॉइंट होता है, मीन पोजीशन होती है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। ठीक है, हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये m किलोग्राम का पार्टिकल है, ये मैक्सिमम जाएगा यहां तक, इसकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी, जिसको हमने आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड कहते हैं। दोनों साइड में ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है इस तरीके से। तो यहां पर भी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, उसी को हम एम्पलीट्यूड कह देंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो मीन पोजीशन की तरफ एक फोर्स लग रहा था, जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स कह रहे थे। दोनों साइड से हमेशा मीन पोजीशन की तरफ एक फोर्स लगता है, जिसको रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो ये जो पार्टिकल है ये क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। तो जैसे जैसे ये वाइब्रेशन कर रहा होगा, जैसे जैसे ये आगे पीछे मूव कर रहा होगा मीन पोजीशन से, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज हो रही होगी। तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगी, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। इसीलिए हमने आपको बताया था कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस डिस्प्लेसमेंट के, माइनस ऑफ एक्स के। ठीक है, तो यहां पर अब याद क्या रखना है आपको, एक तो फॉर्मूला ये था, दूसरा हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था। वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आया था कितना, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर एक हमने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला निकाला था, वो कितना निकल के आया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक हमने आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताया था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक हमने बताया था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, जो कि निकल के आता है 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब इन फॉर्मूलों का यूज करके हमने आपको बताया था कि मीन पोजीशन पर और एक्सट्रीम पोजीशन पर, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, जहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है।
यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, एटसेट्रा। ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए कि जब कोई पार्टिकल एसएचएम करता है, जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, सरल आवर्त गति करता है, तो मेन पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी होगी, एक्सीलरेशन कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। और हमने आपको बताया था कि एक्सट्रीम पोजीशन पर फोर्स कितना लगेगा, वेलोसिटी कितनी होगी, एक्सीलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने बताया था आपको, यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो देखिए वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मेन पोजीशन पर ओमेगा इंटू ए के बराबर, और एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन मीन पोजीशन पर 0 होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए होता है, मैक्सिमम होता है। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पर 1/2 के एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर 0 होती है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो 0 होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा होगा, आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा कि अगर मीन पोजीशन पर आप टोटल एनर्जी देखें, मीन पोजीशन पर, तो मीन पोजीशन पर जब आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट करोगे यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो ये आपकी निकल के आएगी 0 प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये टोटल एनर्जी आ गई मीन पोजीशन पर। मतलब जब कोई पार्टिकल एसएचएम करता है, जब कोई पार्टिकल एसएचएम करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तो उसके पास एनर्जी होगी। तो मीन पोजीशन पर उसके पास कितनी एनर्जी होती है टोटल, वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 1/2 के एक्स स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर निकल के आएगा। अगर हम टोटल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर देखें तो एक्सट्रीम पोजीशन पर टोटल एनर्जी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर भी आपकी सेम आएगी, देखो 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो इसका मतलब यह है कि जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, सरल आवर्त गति करता है, तो उस कंडीशन में मेन पोजीशन पर जो भी एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी पार्टिकल के पास, वो टोटल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर भी होती है पार्टिकल के पास। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल एनर्जी यहां पर गाइस क्या है, कंजर्व्ड है। क्या टोटल एनर्जी यहां पर कंजर्व्ड है? ठीक है, अरे रमन सिंह क्या बात कर रहे हो भाई। चलिए आप लोग आगे, सभी लोग, सभी को गुड आफ्टरनून, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए क्योंकि यहाँ पर हम आपको सच बता रहे हैं, दिल लगा के एकदम बेस्ट कंटेंट आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, अपना हम ये नहीं देखते कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं कितने बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जो भी हम आपको पढ़ाएं, जो भी हम आपको समझाएं, वो हम अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करके दें आपको। एक भी पॉइंट हम नहीं छोड़ते हैं। जो भी आपके डिफेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स को मैं डिस्कस कर रहा हूं, और सच बता रहा हूं, इन्हीं पॉइंट से जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं आपके एनडीए एग्जाम में बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको आप नोट करते हुए चलो। अब हमने यहाँ पर एक जो क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया है ना कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, इनका सम हाफ के एक्स स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी देखो कंजर्व्ड रहती है ना। तो इसीलिए इसका हम एक ग्राफ देखेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया यहां से। ठीक है, तो आपको जो टोटल एनर्जी याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी होती है। तो मेन पोजीशन पर इसकी टोटल एनर्जी और एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहेगी। अब इसका हम एक ग्राफ देखने वाले हैं। इतना नोट करो सभी स्टूडेंट्स, इतना जल्दी से नोट करेंगे, इतना जल्दी से नोट कर लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं इनकी इक्वेशंस की, जो हमने लास्ट में छोड़ा था। इनकी इक्वेशंस की गाइस अगर हम बात करें तो x बराबर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होती है, x बराबर a sin ओमेगा टी, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमने बताई थी। ठीक है, और हमने वेलोसिटी इक्वेशन बताई थी ओमेगा इनटू में a cos ओमेगा टी। ठीक है, जब भी कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, एसएचएम करता है, तो उसकी वेलोसिटी की इक्वेशन है ये, और ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। और एक्सीलरेशन इक्वेशन क्या थी, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो हमने आपको लास्ट में जो पॉइंट बताया था वो भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की इक्वेशन के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, 1/2 होता है कलांतर। और जो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन है इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है ये भी पाई बाई 2 होता है कलांतर। पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री।
और अगर आप यहां पर बात करो डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्ट चले जाओ एक्सीलरेशन, तो इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है ये पाई होता है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से याद होगा ये कल का, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बिल्कुल। क्लियर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं एनर्जी रिलेटेड एसएचएम। ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, जब हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ mv² होती है। तो यहां से हम v की वैल्यू रख देते हैं, ये वाली v की वैल्यू ये वाली रख देते हैं, ओमेगा इंटू ए कॉस ओमेगा टी। तो जब हम v की वैल्यू ये रख देंगे तो आपको यहां से एक्सप्रेशन मिलता है काइनेटिक एनर्जी का। अब बेसिकली हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। हमने ये ग्राफ बनाना है, जरा ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, ठीक है। चलिए ये हम ग्राफ एक समझाने जा रहे हैं। ये हमने ले लिया एक वाई एक्सिस और ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पर हमने डिस्प्लेसमेंट लिया, ये डिस्प्लेसमेंट लिया, और वाई एक्सिस पे हमने एनर्जी ले ली, वाई एक्सिस पे हमने एनर्जी ले ली। अब सभी स्टूडेंट्स ये बताओ कि यहां पर क्या होगा, मीन पोजीशन होगा जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। तो जहां डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, क्या ये पार्टिकल का मीन पोजीशन होगा। और यहां पर हमने मान लिया कि ये पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को पता है एम्पलीट्यूड कहते हैं, जो कि दोनों साइड में होगा। तो यहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स एम बराबर एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ आ गई। डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ आ गया कि हमने जीरो मीन पोजीशन ले ली, ये हमने मीन पोजीशन ली यहां पर, और ये हमने एक्सट्रीम पोजीशन ली। ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशंस है, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ हम देखने वाले हैं, ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशंस है। अब देखना ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना, ये एक्सट्रीम पोजीशंस है, ठीक है। ये बताओ सभी स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो हम इस यहां पर लिख देते हैं कि मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे। और सभी स्टूडेंट्स ये बताओ, एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। यहां दोनों जगह क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो क्या मेरे भाई ग्राफ ऐसे बन जाएगा, क्या ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ये किसका ग्राफ बन गया, जब भी कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा उसका ये ग्राफ बन गया किसका, काइनेटिक एनर्जी का। ये ग्राफ बन गया गतिज ऊर्जा का, काइनेटिक एनर्जी का। क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी का, तो सभी स्टूडेंट्स ये बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर क्या होती है, जीरो होती है। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। मतलब x बराबर a पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी गाइस, मैक्सिमम होगी। तो ये यहां पर पॉइंट होगा और यहां पर पॉइंट होगा। क्या सबको ये बात समझ आ रही है। और ये जो मैक्सिमम होगी वो कितनी होगी, 1/2 kx², यही होती है ना। तो अगर हम इन दोनों को देखें, इसको हम मिला देंगे तो ये बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। ये किसका ग्राफ बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनेगा। ये गाइस ग्राफ बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। ये ग्राफ बन गया पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये टोटल एनर्जी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी कि नहीं, टोटल स्ट्रेट लाइन गाइस बन जाएगी। और ये टोटल एनर्जी होगी आपकी कितनी, हाफ kx²। ये बन जाएगी टोटल एनर्जी जब दोनों ग्राफ को हम ऐड कर देंगे। तो जब भी टोटल एनर्जी की बात है उसका ग्राफ लीनियर बनता है। कैसा बनता है, लीनियर ग्राफ बनता है। नोट कर लीजिए, क्लियर हो गया। तो ये जो ग्रीन वाला है ग्राफ, ये किसका ग्राफ था, अगर हम यहां पर बात करें ग्रीन वाले ग्राफ की, ये वाला ग्राफ, ये था पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। और जो स्ट्रेट लाइन बन गई ये है टोटल एनर्जी का ग्राफ, ठीक है। तो ये एनर्जी रिलेटेड टू एसएचएम था, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लेंगे सभी। मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जब भी कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, एसएचएम करता है, उस कंडीशन में उस पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी की जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा। मतलब लीनियर इन द सेंस, यहाँ पर ये लीनियर तो नहीं है, इसको हम स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। लीनियर ग्राफ वो होते हैं जो ओरिजिन से होकर जाते हैं। लीनियर ग्राफ वो होते हैं जो ओरिजिन से होकर जाते हैं। ये लीनियर ग्राफ नहीं कहलाएगा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहलाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल कहलाएगा, ठीक है। समझ आ गया। चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। एनर्जी कर्व हमने ऑलरेडी देख लिया, यहां पर यही था आपका एनर्जी कर्व, ठीक है। एनर्जी कर्व यही था। टाइम पीरियड, हम जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, याद रखो टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से गाइस रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो,
अब देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको बताया कि कोई पेंडुलम है और ये पेंडुलम इस तरीके से वाइब्रेशन कर रहा है, तो ये एसएचएम करेगा, ये क्या करेगा, एसएचएम करेगा। हमने कहा कि हमारे पास अगर ये एक स्प्रिंग है इस तरीके से, तो ये जो स्प्रिंग है इसमें हमने मास m लटका दिया और इसको हमने नीचे खींच कर या इसको दबाकर छोड़ दिया, तो ये एसएचएम करने लग जाएगा। ठीक है, अब इस स्प्रिंग को हम ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरीके से बना के, और हमने ये मास m का एक ब्लॉक लगा दिया, इसको खींच कर या फिर हम इसको दबाकर छोड़ दें तो ये इस तरीके से एसएचएम करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। या फिर हमने आपको बताया कि हमारे पास गिटार है, गिटार का जो वायर होता है, तार होता है, इस तरीके से ये तार जो होगा वो ऐसे वाइब्रेशन करेगा, एसएचएम करेगा, ये सब एसएचएम है। मान लीजिए हमने ये बाल्टी ली, बाल्टी में पानी भर दिया, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, इसमें हमने एक मग लिया, मग को नीचे डुबोकर, एकदम से उल्टा मग करके नीचे डुबोकर छोड़ दो, तो ये ऊपर नीचे इस तरीके से वाइब्रेशन करने लग जाता है। या फिर हम यहाँ पर एक ट्यूब ले लें, क्या ले लें, हम यहाँ पर गाइस एक ट्यूब ले लें और इस ट्यूब में हमने पानी भर दिया, इस ट्यूब में हमने पानी भर दिया, मान लो यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये जो ट्यूब में पानी है ना, ये भी क्या करने लग जाता है, ये एसएचएम करने लग जाता है, ये पानी ऊपर नीचे जाएगा, एसएचएम करेगा। तो ये सब कुछ कंडीशंस हैं एक्सएचएम करने की, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने की। झूले की अगर हम बात करें, झूले में आप ज्यादा ऐसे ऐसे झूल रहे हो, तो कुल मिला के कोई भी वाइब्रेट करने वाली चीज है ना, कोई भी वाइब्रेशन है, वो सब एसएचएम करते हैं, वो सब क्या करते हैं, एसएचएम करते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम हुक्स लॉ की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हुक का कोई काम नहीं है, हुक है ना। चलिए, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पर किसी भी टाइप का अगर एसएचएम है, ध्यान रखना मेरी बात को, किसी भी टाइप का अगर एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक है, तो हम उसके पास टाइम पीरियड होगा कि वो अपना एक चक्कर, अपनी एक साइकिल कितने समय में पूरा कर रही है। तो वो टाइम पीरियड हम कैसे निकालते हैं, टी बराबर 2 पाई अपॉन में ओमेगा, ये इसका एक फॉर्मूला होता है, याद कर लेंगे सभी स्टूडेंट। ठीक है, टी बराबर 2 पाई अपॉन में ओमेगा, ये फॉर्मूला है किसी भी एसएचएम के टाइम पीरियड को निकालने का, किसी भी एसएचएम के टाइम पीरियड को निकालने का। 2 पाई यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू तो हमें फिक्स है। ओमेगा की वैल्यू हमें अलग अलग निकालनी पड़ेगी, अलग अलग सिचुएशन में। ओमेगा की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख दें स्प्रिंग के केस में, या फिर ओमेगा की वैल्यू हमने अभी आपको बताई थी, हमने एफ बराबर आपको माइनस के एक्स के बारे में बात की थी, तो यहाँ से एफ बराबर एम ए लिखा था हमने, है ना, माइनस के एक्स लिखा था, तो यहाँ से ए बराबर माइनस के अपॉन में एम इंटू एक्स लिखा था। इसी को तो हमने ओमेगा स्क्वायर माना था, तो जो ओमेगा था, ओमेगा स्क्वायर वो क्या था, के अपॉन में एम था, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या हमने मानी थी, के अपॉन में एम, रूट के अंदर, है ना। तो ये ओमेगा की वैल्यू क्या है, रूट के अपॉन एम। तो अगर हम 1/ओमेगा निकालें तो 1/ओमेगा क्या होगा, रूट एम अपॉन में के। तो यहां पर ओमेगा की जगह हम क्या रख देंगे, रूट एम अपॉन में के। तो यहां से आपको किसी भी एसएचएम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिलेगा, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन में के। और ये जो के की वैल्यू है ना मेरे भाई, ये डिफरेंट होगी डिफरेंट सिचुएशन में, ये के की वैल्यू डिफरेंट होगी डिफरेंट सिचुएशन में। ये एसएचएम का टाइम पीरियड है, नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। टाइम पीरियड फॉर एसएचएम, सरल आवर्त गति करते हुए किसी भी कण का, ये आवर्त काल है, क्या है, आवर्त काल है। सरल आवर्त गति करते हुए किसी भी कण का आवर्त काल होता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। अब ये जो के की वैल्यू है ना, ये डिफरेंट होगी, एम अपॉन के का रेशियो या फिर के की वैल्यू ये डिफरेंट होगी अलग अलग सिचुएशन में, वो हम देख लेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सभी को। तो ये सभी की जगह एप्लीकेबल है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये किसी भी टाइप का एसएचएम हो हर जगह एप्लीकेबल है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये फिक्स्ड है। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम टाइम पीरियड देखेंगे स्प्रिंग कॉन्सेप्ट का। स्प्रिंग कॉन्सेप्ट के हम टाइम पीरियड की बात करें तो सबसे पहले गाइस हमारे पास ये इस तरीके से स्प्रिंग होता है, ये स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग का आपको पता है यहां पर हमने m किलोग्राम का एक मास इससे लगा दिया, अटैच कर दिया। स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है जिसे हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बताता है कि कोई स्प्रिंग कितनी ढीली है या कोई स्प्रिंग कितनी लूज है। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा तो मतलब वो जो स्प्रिंग है वो लूज है, और अगर स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा तो मतलब जो स्प्रिंग है वो टाइट है।
मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। और जितनी ज्यादा स्प्रिंग टाइट होगी उतना अच्छा वो क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा, उतना अच्छा वो एसएचएम करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। ये बात अच्छे से क्लियर हो गई। तो के को हम बोलते हैं यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग नियतांक। तो जब यहाँ पर आप देखोगे इसके पास x बराबर ये मीन पोजीशन है, ये x बराबर ये क्या है, मीन पोजीशन। इसी को हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, सेम सिचुएशन में इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। अगर हमने स्प्रिंग को ऐसे हैंग कर दिया और ये यहाँ पर m किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, तो अभी ये क्या है, ये अभी मीन पोजीशन है, x बराबर 0 पोजीशन है। अब हमने स्प्रिंग को या तो दबा दिया या फिर हमने उसको खींच दिया। दबाकर या खींचकर जब आप छोड़ दोगे दोनों सिचुएशन में, तो ये स्प्रिंग इधर जाएगा और ये स्प्रिंग अंदर जाएगा, है ना। जब इधर जाएगा और अंदर जाएगा, इस तरीके से एसएचएम करने लग जाएगा। तो जब ये एसएचएम करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड t बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन में k यहां पर क्या है, स्प्रिंग का कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। दोनों सिचुएशन के लिए टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, t बराबर 2 पाई रूट m अपॉन में k। क्लियर हो गया सभी को। यहां भी t बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई रूट m अपॉन में k। m यहां पर क्या होगा, ये जो मास लटका होगा, ये जो मास ब्लॉक लगा होगा। बात क्लियर हो गई। और k यहां पर क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, स्प्रिंग नियतांक होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो ये स्प्रिंग कॉन्सेप्ट है। स्प्रिंग यहां से एक तरह एक साइड में क्या होती है, फिक्स होती है। अब यहाँ पे देखो और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, सीरीज एंड पैरेलल का कॉन्सेप्ट। सभी स्टूडेंट्स ये बताओ, सीरीज और पैरेलल कैसे पहचानेंगे, स्प्रिंग सीरीज में है या पैरेलल में है। मान लो हमारे पास दो स्प्रिंग है, तो हमने एक स्प्रिंग को इस तरीके से ये फिक्स किया है। देखना ध्यान से, हमारे पास एक स्प्रिंग थी जो इस तरीके से हमने लगाई, ठीक है, ये एक स्प्रिंग हो गई। और इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो हमने K1 मान लिया। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या मान लिया हमने, K1 मान लिया। इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये K1 है, क्योंकि ये स्प्रिंग टाइट है लूज है, उस पर डिपेंड करेगा स्प्रिंग कांस्टेंट। दूसरी स्प्रिंग का हमने क्या किया, इसी से जोड़ दिया ये दूसरी स्प्रिंग। ठीक है, दूसरी स्प्रिंग को कुछ इस प्रकार से हम कनेक्ट करेंगे। ये दूसरी स्प्रिंग है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ये दूसरी स्प्रिंग है इस तरीके से, ये हमने दूसरी स्प्रिंग ली और इन दोनों स्प्रिंग को इस तरीके से यहां पर m मास से जोड़ दिया, m kg के मास से जोड़ दिया। ठीक है, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है K2। अब सीरीज में कैसे पहचानोगे, एक स्प्रिंग का सिरा फिक्स होगा, ध्यान से समझना, एक स्प्रिंग का सिरा फिक्स होगा, यानी एक स्प्रिंग का एंड फिक्स होगा। तो यहां पर देखो फिक्स है, ठीक है, एक स्प्रिंग का एंड। और उसी पहली स्प्रिंग का जो एंड फिक्स्ड है, उसका जो दूसरा एंड है वो दूसरी स्प्रिंग के पहले एंड से जुड़ा होगा। और दूसरी स्प्रिंग का जो दूसरा सिरा है, दूसरा सेकेंड एंड है, वो ब्लॉक से जुड़ा होगा। तो ये ब्लॉक है मेरे भाई, ये क्या है, ब्लॉक है। तो क्या ये बात समझ आ गई। तो कैसे सीरीज आप पहचानोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे पहचानोगे, फर्स्ट जो स्प्रिंग है उसका फर्स्ट एंड फिक्स्ड होगा, फर्स्ट स्प्रिंग का सेकेंड एंड सेकेंड स्प्रिंग के फर्स्ट एंड से जुड़ा होगा, और जो सेकेंड स्प्रिंग है उसका सेकेंड जो एंड होगा, सेकेंड सिरा, वो ब्लॉक से जुड़ा होगा। मान लो तीसरी और होती है यहाँ पर स्प्रिंग, तो दूसरे वाली जो स्प्रिंग है, सेकेंड स्प्रिंग का जो सेकेंड एंड है वो थर्ड स्प्रिंग के फर्स्ट एंड से जुड़ा होता। फिर थर्ड जो स्प्रिंग होती है उसका सेकेंड वाला जो सिरा है वो ब्लॉक से जुड़ा होता। समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, ब्लॉक को देखो, फिगर को देखो तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 2 पॉइंट याद रखने हैं कि जो फोर्स, जब आप इस पर एक फोर्स अप्लाई करोगे ना, इसको खींचोगे, आप इसको खींचोगे या फिर आप इसको कंप्रेस करोगे या फिर आप इसको एक्सटेंड करोगे, खींचोगे, तो ये जो फोर्स है वो सेम लगता है। इस पर भी सेम फोर्स लगेगा F और इस पर भी सेम फोर्स लगेगा F, लेकिन दोनों में जो खिंचाव होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिफरेंट होता है। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो x1 आएगा और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आएगा गाइस वो x2 आएगा। तो क्या याद रखना है कि जब भी स्प्रिंग सीरीज में होती है तो फोर्स सेम लगता है हर स्प्रिंग पे और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होता है हर स्प्रिंग पे। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने, जितना बता रहा हूं उतना याद रखो, मोर देन सफिशिएंट है। हमने कहा कि सीरीज में फोर्स सेम होगा, ये नोट कर लीजिए आप, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा गाइस, डिस्प्लेसमेंट
सीरीज में ये डिफरेंट होगा। तो दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है हर एक स्प्रिंग का, चाहे 2 लगी हो स्प्रिंग, 3 लगी हो, 4 लगी हो, जितनी भी स्प्रिंग लगी होंगी सबका डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट डिफरेंट होगा। फोर्स उनमें सब में एक लगेगा क्योंकि वो एक से जुड़ी है ना, एक ही से जुड़ी है, तो फोर्स तो सेम ही लगेगा उसमें। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकलता है वो कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं 1/k इक्विवेलेंट बराबर 1/k1 1/k1 प्लस 1/k2। क्या आपको ये बात समझ आ गई? तो यहां से आप के इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लेंगे, और जब इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकल आए तो इनका जो कंबाइंड टाइम पीरियड होगा, कंबाइंड टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा? कंबाइंड टाइम पीरियड t बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन में क्या, k की जगह क्या हो जाएगा? k इक्विवेलेंट, जो भी आपने इक्विवेलेंट निकाला। तो ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या आपको सभी को समझ आ गया? एक बार अच्छे से बता देंगे सभी। क्या आपको अच्छे से क्लियर हो गया? जो भी हमने कॉन्सेप्ट करवाया, जो भी पॉइंट बताया, क्या आपको अच्छे से क्लियर हो गया? हमने कहा कि स्प्रिंग सीरीज में कैसे होते हैं, कैसे पहचानेंगे। फर्स्ट स्प्रिंग का पहला सिरा हम फिक्स कर देंगे, फर्स्ट स्प्रिंग का सेकेंड जो एंड होगा वो सेकेंड स्प्रिंग के फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर देंगे, सेकेंड अगर स्प्रिंग है उसका सेकेंड एंड थर्ड स्प्रिंग के फर्स्ट से कनेक्ट कर देंगे, फिर लास्ट वाले को हमेशा हम ब्लॉक से कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट वाले स्प्रिंग का पहला सिरा, देखो ऐसे आप समझ लो, फर्स्ट वाले स्प्रिंग का फर्स्ट एंड हम फिक्स कर देंगे और लास्ट वाला जो स्प्रिंग होगा उसका सेकेंड एंड हम ब्लॉक से कनेक्ट कर देंगे, बाकी बीच में हम सीधे कनेक्शन कर देंगे। तो ये स्प्रिंग कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम उसको खींचेंगे एफ फोर्स से या उसको एक्सटेंड करेंगे या दबाएंगे या एक्सटेंड करेंगे, जितने फोर्स से आप दबाओगे या जितने फोर्स से आप खींचोगे तो वो फोर्स सेम लगेगा सभी स्प्रिंग पर, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगा। तो हम इक्विवेलेंट निकालते हैं कुछ इस प्रकार से, ये इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है। ठीक है, फिर हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे, ये टाइम पीरियड निकल आएगा। मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं। तो ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब जरा पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे पहचानोगे भाई? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम 2 स्प्रिंग ले रहे हैं, एक स्प्रिंग को हमने इस तरीके से लिया, ये हमने एक स्प्रिंग को लिया, एक स्प्रिंग हमने ये ली, ठीक है, ये स्प्रिंग ली, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो हमने मान लिया K1 है। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका पहला सिरा हमने देखो फिक्स कर दिया, ये पहला सिरा क्या कर दिया, फर्स्ट एंड से हमने यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया। इसका जो दूसरा स्प्रिंग होगा ना उसका भी फर्स्ट एंड फिक्स्ड होगा, उसका भी फर्स्ट एंड जो होगा वो फिक्स होगा, यानी जितने भी स्प्रिंग है उनका फर्स्ट एंड फिक्स होगा और सेकेंड एंड वो सबके सब एक ब्लॉक से जुड़े होंगे जिसको हमने मान लिया कि M ब्लॉक है, M किलोग्राम का ब्लॉक है। क्या ये बात अच्छे से समझ आ गई? कैसे आप पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे? हमने क्या बोला कि जितने भी स्प्रिंग आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो उनका पहला सिरा कनेक्ट होगा, फिक्स होगा, पहला फिक्स होगा और दूसरा कनेक्ट होगा ब्लॉक से। बस आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दूसरा सिरा किससे कनेक्ट होगा? ब्लॉक से। पहला सिरा कहाँ होगा? फिक्स होगा। बस आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। तो ये आपका क्या हो गया? स्प्रिंग कांस्टेंट K2 हो गया, इसका मास क्या है? M है। अब इस सिचुएशन में जब आप इसको दबाओगे या फिर खींचोगे तो क्या होगा? देखिए ध्यान से, मान लो इसको आपने F फोर्स से खींच दिया, F न्यूटन के बल से फोर्स से इसको खींच दिया, या फिर आप इसको इतने फोर्स से कंप्रेस कर दो, तो अब क्या होगा? क्योंकि दोनों स्प्रिंग डायरेक्ट कनेक्टेड है फोर्स से और दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, तो इसका मतलब जो K1 है यानी पहला फर्स्ट स्प्रिंग है उसमें फोर्स डिफरेंट लगेगा, उसको मान लिया F1, और इसमें जो फोर्स लगेगा वो डिफरेंट लगेगा, इसको मान लिया F2। लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम होगा क्योंकि दोनों सेम से कनेक्टेड है, जितना आप खींचोगे उतना ही दोनों एक साथ खींचेंगे, तो इसका मतलब इन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है x होगा और इसका भी डिस्प्लेसमेंट x होगा। तो जो पैरेलल का कॉम्बिनेशन है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी स्प्रिंग हैं वो एक साथ खींचेंगे, दैट इज उनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम होगा, लेकिन उन सभी पर फोर्स डिफरेंट लगेगा क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग होता है, कौन स्प्रिंग लूज है, कौन स्प्रिंग टाइट है। तो यहां पर याद रखना फोर्स जो होगा ना वो मेरे भाई डिफरेंट लगेगा, बस आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। ठीक है, समझ आ गया? तो फोर्स डिफरेंट लगता है जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है स्प्रिंग का, डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। अब यहाँ पर एक बात और याद रखो, इसका जो हम इक्विवेलेंट निकालते हैं वो डायरेक्ट
ऐड कर देते हैं, तो जो के इक्विवेलेंट हो जाएगा ये हो जाएगा K1 प्लस K2, अगर और भी होते हैं तो प्लस K3 एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे K1 प्लस K2 हो गया। टाइम पीरियड आप समझ गए, टाइम पीरियड कैसे आएगा, T बराबर 2 पाई, T बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन में क्या कर देंगे, T बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन में K इक्विवेलेंट, ये इसका हो जाएगा टाइम पीरियड। तो सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन किसको किसको समझ आ गया, सीरीज का कॉम्बिनेशन और पैरेलल का। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेके हम आपको समझाएंगे, पूछेंगे कि इनमें से कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, उनका टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, बताइए जल्दी से। ठीक है, तो ये स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट का ये टाइम पीरियड, सीरीज का कॉम्बिनेशन और पैरेलल का कॉम्बिनेशन हमने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि यहाँ पर देखिए कि सीरीज पैरेलल ये भी क्या है, सीरीज में है कि पैरेलल में है। मान लो हमारे पास ये एक स्प्रिंग इस तरीके से है, ये इस तरीके से स्प्रिंग है, ध्यान से समझना। एक स्प्रिंग को हमने ऐसे लिया, ये है K1 इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, और यहां पर हमने इसको जोड़ दिया m किलोग्राम के ब्लॉक से, और एक स्प्रिंग हमने ये लिया और इस स्प्रिंग को यहां फिक्स कर दिया। बताओ ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में, कितने स्टूडेंट्स बता सकते हैं। अगर आपने दिमाग से मतलब मेरी एक एक पॉइंट को अगर ध्यान से सुना होगा ना, जो भी हमने आपको डिस्कस किया, जो भी हमने कॉन्सेप्ट बताया, अगर उस पॉइंट को ध्यान से सुना होगा तो आप बता लोगे कि ये K1 और K2 दो स्प्रिंग जो है वो सीरीज में है कि पैरेलल में है। एक बार ट्राई कीजिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स बता सकते हैं कि सीरीज में है कि पैरेलल में। हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया कि एक स्प्रिंग का एक सिरा कहाँ जुड़ा है, फिक्स्ड है, और दूसरा सिरा कहाँ पर है, दूसरा एंड कहाँ है, ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरे वाले स्प्रिंग को अगर आप ध्यान से देखो तो उसका एक सिरा फिक्स है और दूसरा कहाँ जुड़ा हुआ है, ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब दोनों पैरेलल में हो गए ना, लग रहे हैं सीरीज में, ये लुक लाइक सीरीज, लेकिन ये पैरेलल में मेरे भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम के इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, K1 प्लस K2 से। तो यहाँ से टाइम पीरियड इसका क्या आ जाएगा, जब दोनों ये बीच वाले हम देखो यार ऐसे समझ सकते हो पैरेलल क्यों है, क्योंकि बीच वाला जो मास होगा, जो ब्लॉक होगा, उसको आप अगर ऊपर दबाओगे तो जितना ऊपर दबाओगे एक्स डिस्प्लेसमेंट जितना ऊपर होगा, क्या उतना ही ये नीचे वाला ऊपर की ओर खींचेगा सेम डिस्टेंस से। आगे बात समझ। या फिर इसको आप नीचे अगर दबाओगे, मान लो इसको आप नीचे कंप्रेस कर रहे हो बीच वाले ब्लॉक को, तो जितना ये नीचे कंप्रेस होगा क्या उतना ही ऊपर वाला खींचेगा। तो डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया ना, फोर्स डिफरेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया, तो ये पैरेलल में हो गया। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, T बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन में K इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा इसका टाइम पीरियड। अच्छे से समझ आ गया, नोट कर लीजिए। अब एक और छोटा सा स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट और है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो और मैं बता दूं कि स्प्रिंग को हम जब कट करते हैं तो क्या होता है। स्प्रिंग को जब हम कट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, समझ आ गया है। सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन कैसे पहचानेंगे, और इसी को हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, दो पैरेलल कॉम्बिनेशन को। एक स्प्रिंग हमने ये लिया K1, ठीक है, इधर हमने फिक्स कर दिया, बीच में हमने ब्लॉक रख दिया, ये लो बीच में हमने ब्लॉक रख दिया m किलोग्राम का। तो ये जो m किलोग्राम का बीच में ब्लॉक है, यहाँ पर हमने एक दूसरा हमने स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे इसको हमने फिक्स कर दिया, तो ये K2 हो गया। क्या ये दोनों सिचुएशन सेम है, बिल्कुल सेम है, सेम है, ये वाली सिचुएशन सेम है, एज इट इज है। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, स्प्रिंग कट इनटू एन इक्वल पार्ट। मान लो हमारे पास जो स्प्रिंग है, हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, ध्यान से समझिएगा। ये गाइस हमारे पास एक स्प्रिंग है, इस तरीके से ये स्प्रिंग है। अब इस स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट K होगा, और इस स्प्रिंग की लेंथ हमने मान ली L है। इस स्प्रिंग की लंबाई क्या मान ली कि L लंबाई की स्प्रिंग है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। तो पॉइंट क्या याद रखना है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ये पॉइंट याद रखना, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट याद रखना कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है गाइस, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। अगर इस स्प्रिंग को आप खींचोगे या आप दबाओगे तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब देखिए, अब इसको आप समझेंगे कैसे। मान लो आपने स्प्रिंग को हाफ कर दिया, मतलब उसकी लेंथ आधी कर दी, तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो डबल हो जाएगा। लेंथ को आपने 1/3 कर दिया तो स्प्रिंग कांस्टेंट ट्रिपल हो जाएगा। अब आई होप आपको समझ आ रही होगी मेरी बात। मान लो हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, ये एक गाइस स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग की लंबाई है L, स्प्रिंग कांस्टेंट है K। इसको हमने 20 से कट कर दिया, 20 से कट कर दिया,
तो अगर आपने इस स्प्रिंग को 20 से कट कर दिया तो इसके इस तरीके से 2 पार्ट हो गए, इसके इस तरीके से 2 पार्ट हो गए, 2 स्प्रिंग बन गए। इसकी लंबाई हो गई L/2 और इसकी लंबाई हो गई L/2। इनका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, क्या डबल हो जाएगा, 2K 2K, यही तो है इसका मतलब। तो जितने पार्ट में आप स्प्रिंग को कट करोगे उतनी लेंथ कम हो जाएगी और उसी के प्रोपोर्शन में जो स्प्रिंग का कांस्टेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर ये स्प्रिंग आपने हाफ कर दी तो लेंथ तो आधी होगी लेकिन वो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। और मान लो इसको आपने तीन पार्ट अगर इसके कर दिए होते, मान लीजिए आपने इसके 3 पार्ट कर दिए, तो एक पार्ट मान लीजिए ये है, एक पार्ट मान लीजिए ये है और एक पार्ट गाइस ये है, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी L/3, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी L/3 और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी L/3। इन सबका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, क्या 3 टाइम्स के 3 टाइम्स के 3 टाइम्स के हो जाएगा। तो जितने पार्ट करोगे ना आप स्प्रिंग के उतने ही टाइम्स क्या हो जाएगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अगर हम इसके n इक्वल पार्ट कर दें, हम इसके क्या कर दें n इक्वल पार्ट, मान लो एक ये पार्ट हो गया, दूसरा ये पार्ट हो गया, तीसरा गाइस ये पार्ट हो गया, डॉट डॉट डॉट, ऐसे हमने n इक्वल पार्ट कर दिए। कितने पार्ट कर दिए, n इक्वल पार्ट कर दिए। तो सबकी लेंथ क्या हो जाएगी L/n 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 L/n। तो इसका सबका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, क्या n के हो जाएगा, n के बताइए, ठीक है, समझ आ गया अच्छे से। तो स्प्रिंग को जब हम जितने इक्वल नंबर ऑफ पार्ट करते हैं स्प्रिंग के, लेंथ उतने ही पार्ट से डिवाइड हो जाएगी और उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उतने ही पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लेंगे सभी, नोट कर लीजिए इसको। तो ये कंप्लीट था स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट। स्प्रिंग को सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं, और स्प्रिंग को सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन वाला तो नहीं आता है इसलिए वो नहीं कराएंगे। स्प्रिंग कट करेंगे तो फिर उसके क्या इफेक्ट होंगे, है ना। स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है वो स्प्रिंग की लेंथ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप यहाँ से ये फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, KL कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो K1 L1 है ये K2 L2 के बराबर हो जाएगा, एटसेट्रा इस टाइप से, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, नोट कर लीजिए इसको, बहुत अच्छे। तो ये था स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम। तो हमने स्प्रिंग का टाइम पीरियड देख लिया। स्प्रिंग का टाइम पीरियड जो भी K निकल के आएगा कॉम्बिनेशन का, वही हम 2π/m में K इक्विवेलेंट कर देंगे। अब हमारे पास है टाइम पीरियड। ध्यान से समझना यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये गाइस है हमारे पास सिंपल पेंडुलम। अब इस सिंपल पेंडुलम को हम कई जगह उठा उठा के ले जाएंगे। तो ये सॉरी, ये हमारे पास है सिंपल पेंडुलम, इसका m किलोग्राम का बॉब है और ये है इसकी लेंथ, सिंपल पेंडुलम की लेंथ, और ये m किलोग्राम का ये बॉब है। आपको पता है नीचे की ओर इस पर एक फोर्स लगता है mg, नीचे की ओर एक mg फोर्स लगता है। अब ये स्प्रिंग हमने इसको हमने इधर उधर ऐसे ऐसे इसको वाइब्रेट करवा दिया। तो जब इसको वाइब्रेट करवा दोगे तो ये इस तरीके से SHM करने लग जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लग जाएगा, सरल आवर्त गति करने लग जाएगा। तो जो SHM करेगा तो इसका टाइम पीरियड होगा कि ये अपने एक साइकिल को कितने टाइम में रिपीट करेगा, उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे, आवर्तकाल कहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम गाइस टाइम पीरियड की बात करें तो ये टाइम पीरियड निकल के आता है 2π लेंथ जो होगी सिंपल पेंडुलम की डिवाइडेड बाई जी को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये होता है टाइम पीरियड किसके लिए, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम के लिए। अब ये जो G है ना, यहाँ पर G इफेक्टिव होता है, G इफेक्टिव। तो इस केस में तो सिंपल नॉर्मल L/G होगा रूट के अंदर। अब यहाँ पे जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, क्या वो डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, अंडर लेंथ पर, है ना। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, क्या वो रूट L पर डिपेंड कर रहा है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो लेंथ की पावर 1/2 पे डिपेंड कर रहा है। और ये जो टाइम पीरियड है वो प्रोपोर्शनल है √1/√g के। मतलब जहां जहां पर g की वैल्यू चेंज होगी, क्या वहां पर टाइम पीरियड चेंज होगा सिंपल पेंडुलम का, और जहां जहां पर लेंथ चेंज होगी सिंपल पेंडुलम की, वहां पर भी टाइम पीरियड चेंज होगा। तो अगर हम गर्मियों की बात करें या फिर हम सिंपल हीट कर दें, गर्म कर दें, तो आपने देखा होगा कि जब भी हीट आती है या गर्मियां आती हैं
तो उस टाइम पर अगर ये मान लो मेटल का बना हुआ, ये किसका बना होगा, सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है ये मेटल की होगी, तो आपको पता है कि हीट करने पर ये एक्सपेंड करता है मेटल, हीट करने पर, गर्म करने पर मेटल क्या करता है गाइस, एक्सपेंड करता है। और जब मेटल एक्सपेंड करेगा तो लंबाई बढ़ेगी, और अगर लंबाई बढ़ेगी तो क्या ये टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, आवर्तकाल बढ़ेगा। और आवर्तकाल बढ़ने का क्या मतलब है कि अब वो एक चक्कर लगाने में ज्यादा समय लेगा, एक चक्कर को लगाने में ज्यादा समय लेगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या है कि अब जो टाइम ये जो सिंपल पेंडुलम है वो अब एक चक्कर को कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लेगा, तो मतलब ये स्लो हो जाएगा ना, ये स्लो हो जाएगा मतलब सुस्त पड़ जाएगा। टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम है ये सुस्त पड़ जाएगा गर्मियों में। इसीलिए गर्मियों में क्या होता है कि हीट बढ़ती है, गर्मियों में गर्मी आ जाती है, हीट बढ़ती है, हीट वेव चलती है, तो जो सिंपल पेंडुलम होता है उसकी लेंथ बढ़ जाती है, लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ने से क्या होगा कि वो सुस्त पड़ जाती है, स्लो घड़ी चलती है, मतलब जो जिसमें सिंपल पेंडुलम यूज होता है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ आ गई। अब हम अगर इसी सिंपल पेंडुलम को चांद पर ले जाएं तो क्या होगा, बताइए भाई। अगर हम इसी सिंपल पेंडुलम को उठाकर ले जाएं चांद पर ले जाएं, मून पर, तो आपने देखा मून पर क्या होता है, मून पर जो जी की वैल्यू है, मून पर चंद्रमा पर जो जी की वैल्यू है, क्या वो अर्थ पर जो जी की वैल्यू होती है उसका डिवाइड बाई 6 होती है कि नहीं, बताइए। अर्थ पर जो जी की वैल्यू है उसका डिवाइड बाई 6 होती है, तो इसका मतलब जी की वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं। तो जब हम चंद्रमा पर सिंपल पेंडुलम को उठाकर ले जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड बाई 6 हो जाएगी, तो टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा, कितना पड़ेगा, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट, लेंथ तो सेम रहेगी, डिवाइडेड बाई जी की जगह क्या हो जाएगा, जी बाई 6 हो जाएगा, जी बाई 6 हो जाएगा, जो कि हम ऊपर लिख देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट 6L अपॉन में जी। क्या आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई, 6L, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √6 बाहर निकाल लो, तो √6 टाइम क्या हो जाएगा, √6 टाइम जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज कर जाएगा। √6 टाइम क्या हो रहा है, टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा, देखिए ध्यान से, √6 टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा, 2 पाई √L अपॉन जी लिख देंगे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो जो नया टाइम पीरियड है क्या वो √6 टाइम हो जाएगा कि नहीं, तो मतलब वहां पे भी घड़ी क्या पड़ जाएगी, सुस्त पड़ जाएगी, टाइम पीरियड बढ़ गया। तो चंद्रमा पर अगर आप सिंपल पेंडुलम को लेकर जाते हो, चंद्रमा पर, मून पर अगर आप सिंपल पेंडुलम को लेकर जाते हो तो वहां पर भी सुस्त पड़ जाएगा, यानी सिंपल पेंडुलम स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गए, एक बार जल्दी से नोट करके आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता दें जिससे कि हम आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख सके, ठीक है। ओके सूरज, अच्छे समझ आ रहा सभी को, ये जो क्लासेस हैं आपकी फिजिक्स की सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक भी कॉन्सेप्ट हम आपके लिए नहीं छोड़ रहे हैं, ये सब बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ये सब थ्योरी वाले क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। आपसे ये सिंपल पेंडुलम के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल पेंडुलम जब गर्मियों में सुस्त क्यों पड़ जाता है, स्लो क्यों पड़ जाता है, तो हमने उसका रीजन बताया। जब हम सिंपल पेंडुलम को मून पर ले जाते हैं, चंद्रमा पर, तो ये स्लो क्यों हो जाता है, उसका भी हमने रीजन बताया, क्योंकि टाइम पीरियड √6 टाइम बढ़ जाता है, √6 टाइम अगर टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो फिर स्लो पड़ जाएगा, ठीक है। चले, तो ये हो गया सिंपल पेंडुलम के केस में हमने यहाँ पर बात की। अब हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम को जब हम लिफ्ट में ले जाते हैं, कहाँ पर, ऐसी घड़ी जिसमें हमने सिंपल पेंडुलम यूज कर रखा होगा और उसको हम लिफ्ट में ले जाते हैं और लिफ्ट चल रही है ऊपर की तरफ। तो मान लो हमारे पास ये है लिफ्ट, ध्यान से समझना सभी, ये लिफ्ट है और लिफ्ट में हमने लगा रखा ये सिंपल पेंडुलम, ठीक है, सॉरी, सिंपल पेंडुलम हमने लिफ्ट में लगा रखा है, ठीक है, और लिफ्ट चल रही है ऊपर की तरफ, अपवर्ड, ए एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर मूव कर रही है लिफ्ट। तो इस कंडीशन में हमने आपको ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है कि जो जी इफेक्टिव होता है जब लिफ्ट ऊपर चलती है, तो जी इफेक्टिव क्या होता है, जी इफेक्टिव G+A होता है, जी इफेक्टिव क्या होता है, G+A होता है। तो इस कंडीशन में टाइम पीरियड क्या निकल के आ जाएगा, टी बराबर निकल के आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट L अपॉन में जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, G+A। तो इस कंडीशन में देखो टाइम पीरियड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, टाइम पीरियड कम होगा क्योंकि G+A ज्यादा हो गया ना, नीचे अगर ये ज्यादा हो गया तो इसका मतलब टाइम पीरियड कम हो जाएगा, टाइम पीरियड कम होने का मतलब है कि ये फास्ट हो जाएगी।
तो जैसे ही लिफ्ट में आप सिंपल पेंडुलम को ले जाते हो और लिफ्ट ऊपर चल रही होती है तो सिंपल पेंडुलम जल्दी जल्दी से वाइब्रेट करने लग जाता है। इसका मतलब ये फास्ट हो जाता है। कि क्या ये बात आपको समझ आ गई? अब अगर ये डाउनवर्ड चल रही हो, अब अगर लिफ्ट डाउनवर्ड चल रही हो तो मान लो हमारे पास गाइज ये लिफ्ट है और इस लिफ्ट में सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। अब ये जो लिफ्ट है ए एक्सीलरेशन से नीचे मूव कर रही है, तो इसका जो जी इफेक्टिव होता है, जी इफेक्टिव हमने आपको बताया था जी माइनस ए होता है, जी माइनस ए होता है। तो इसका मतलब अब इसका हम जब टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए हो जाएगा। तो इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू कम हो रही है, टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, तो ये स्लो कर जाएगी। तो जब आप सिंपल पेंडुलम की घड़ी या सिंपल पेंडुलम को लिफ्ट के अंदर ले जाते हो, लिफ्ट अगर ऊपर चल रही है तो जो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से सिंपल पेंडुलम जल्दी जल्दी से ऑसिलेशन करने लग जाएगा। और जब लिफ्ट नीचे जा रही होगी तो जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो स्लो स्लो ऑसिलेशन करेगी सिंपल पेंडुलम में जो पेंडुलम है। मेरी बात समझ आ गई? अब क्या होगा जब फ्री फॉल की कंडीशन हो जाए? इसका मतलब है कि मान लो लिफ्ट के अंदर आप ले गए या फिर सिंपल पेंडुलम को आप किसी ऊंचाई से नीचे छोड़ दो, तो क्या कंडीशन होगी? तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो सिंपल पेंडुलम है वो जी एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा होगा, तो जो जी इफेक्टिव होगा उस कंडीशन में वो जी माइनस ए की जगह हम क्या लिख देंगे? जी लिख देंगे। तो इसका मतलब जो जी इफेक्टिव है क्या जीरो हो जाएगा? भाई सिंपल सी बात है, जब कोई फ्रीली ऊपर से ऑब्जेक्ट जब फ्रीली नीचे गिरता है तो कितने एक्सीलरेशन से नीचे गिरता है? जी एक्सीलरेशन से। तो यहां पर ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे? ए की जगह हम जी पुट कर देंगे। तो जो जी इफेक्टिव होगा वो जीरो आएगा। तो इस कंडीशन में जो टाइम पीरियड है मेरे भाई क्या इन्फिनिटी आ जाएगा। और इन्फिनिटी टाइम पीरियड का क्या मतलब है कि कभी चक्कर ही नहीं लगाएगा, कभी ऑसिलेशन ही नहीं होगा। भाई एक चक्कर को पूरा करने में इनफाइनाइट टाइम लग रहा है, एक चक्कर को पूरा करने में इनफाइनाइट टाइम लग रहा है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि अब वो चक्कर लगा ही नहीं रहा, बंद हो गई घड़ी। घड़ी क्या हो गई? बंद हो गई। तो जब भी सिंपल पेंडुलम ऊपर से नीचे फ्रीली गिर रहा होगा तो वो बिल्कुल भी क्या नहीं करेगा? ऑसिलेशन नहीं करेगा, क्योंकि उसका आवर्तकाल टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आ गया। तो ये तीनों केस लिफ्ट के अच्छे से याद रखना, ये लिफ्ट वाले तीनों केस अच्छे से याद रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए, इतना जल्दी से नोट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं, तो ये हमने स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट बता दिया, फिर इसके बाद में सिंपल पेंडुलम लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट बता दिया, जब हम सिंपल पेंडुलम को लिफ्ट के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, अभी और भी कंडीशंस हैं, जैसे सिंपल पेंडुलम को हम एक मूविंग व्हीकल में ले जाते हैं। मान लीजिए एक गाड़ी है, ये हमने एक गाड़ी बनाई, ठीक है, ये अपनी एक गाड़ी है इस तरीके से, ये अपनी एक गाड़ी है इस तरीके से, ठीक है, बहुत तेजी से चल रही है। ये अपनी गाड़ी इधर चल रही है ए एक्सीलरेशन से, तो इधर की ओर ए एक्सीलरेशन से चल रही है, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन से चल रही है। और इस पर हमने लगाया है पेंडुलम, तो यहाँ पर हमने इस पर इस तरीके से पेंडुलम लटका दिया था। एल लंबाई का ये एक पेंडुलम लटकाया चलती हुई गाड़ी पर। जैसे ही आप चलती हुई गाड़ी पर एल लंबाई का पेंडुलम हैंग करोगे तो आपको पता है कि नीचे की ओर तो जी लग रहा होगा एक्सीलरेशन, नीचे की ओर एक्सीलरेशन क्या लग रहा होगा? जी लग रहा होगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर लगता है, अर्थ की तरफ। नीचे की ओर का मतलब है अर्थ की तरफ। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा अर्थ की तरफ लगता है, तो ये तो ऑलरेडी लग रहा होगा, है ना। मतलब एम मास का इसका मल्टीप्लाई कर दो तो mg फोर्स नीचे लग रहा होगा। अब जैसे ये ए एक्सीलरेशन से इस डायरेक्शन में चल रही है, तो इस डायरेक्शन में इस पर एक फोर्स लगता है, इस पर एक स्यूडो फोर्स लगता है, जिसकी वजह से इस डायरेक्शन में स्यूडो एक्सीलरेशन सेम ए लगेगा, सेम ए एक्सीलरेशन लगेगा। तो इस पर जो एक्सीलरेशन लगेगा स्यूडो एक्सीलरेशन, वो लगेगा मेरे भाई इधर की ओर ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन। अब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो इनका हम इक्विवेलेंट निकालेंगे, मतलब ये इसका जो नेट एक्सीलरेशन निकल के आएगा वो कुछ ऐसे निकल के आएगा। और आपको पता है कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी 90 डिग्री पर होती है, जब दो वेक्टर क्वांटिटी 90 डिग्री पर होती है तो उनका जी इफेक्टिव यहाँ पे हम निकालेंगे कैसे? जी इफेक्टिव निकल के आएगा इस तरीके से, रूट
ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो इस कंडीशन में इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा? तो इस कंडीशन में इसका टाइम पीरियड टी बराबर 2 पाई अंडर रूट, लेंथ तो सेम रहेगी और जी की जगह हम करेंगे जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव क्या है यहाँ पर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी होल पावर कर देंगे 1/2, क्योंकि ये रूट है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर लिख देते हैं टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी की जगह क्या रखेंगे जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव कितना है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। रूट के अंदर रूट है याद रखना, इसीलिए रूट की जगह हमने जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 कर दी। तो ये निकल के आता है इस कंडीशन में इसका टाइम पीरियड, नोट कर लीजिए, समझ आ गया? इस कंडीशन में इसका टाइम पीरियड निकल के आता है। तो t बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन में रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसका टाइम पीरियड निकल के आता है। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? तो सिंपल पेंडुलम को जब हम मूविंग व्हीकल में रखते हैं, जब कोई व्हीकल या जब कोई गाड़ी a मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से चल रही हो, तो उसमें जो सिंपल पेंडुलम है वो इतने टाइम पीरियड से ऑसिलेट करेगा, इतने टाइम पीरियड से वो दोलन करेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट देखिए, सिंपल पेंडुलम इन ए मूविंग व्हीकल इन ए सर्कुलर पाथ। अब यहां पर है सर्कुलर पाथ, मान लो मेरे भाई ये है सर्कुलर पाथ, इस तरीके से ये सर्कुलर पाथ है, ये इस तरीके से सर्कुलर पाथ है। ठीक है, अब इस सर्कुलर पाथ है तो इसकी रेडियस होगी, तो मान लो ये सेंटर है इसका और इसकी ये रेडियस है, इसकी ये क्या है रेडियस है, इस तरीके से। ठीक है, और जो गाड़ी है वो यहाँ पर ऐसे चल रही है, ये गाड़ी है। ठीक है, ये हमने ऐसे गाड़ी बना दी और इसमें रखा है सिंपल पेंडुलम, इसमें रखा है सिंपल पेंडुलम, इसमें लगा हुआ है सिंपल पेंडुलम। तो ये गाड़ी जो चल रही है इसमें है सिंपल पेंडुलम, ये सर्कुलर पाथ में जब कोई गाड़ी चल रही है और उसके अंदर सिंपल पेंडुलम है। तो अब देखो इस पे कौन कौन से, इस पे अगर हम ध्यान से देखें तो इस पे कौन कौन से एक्सीलरेशन लगेंगे। तो आप हमेशा याद रखो इधर की ओर कौन सा एक्सीलरेशन लगता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो इसका स्यूडो किधर लगेगा इधर की ओर लगेगा, ये होगा इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और नीचे की ओर हमें पता ही है कौन सा लग रहा होगा जी लग रहा होगा। तो इनका जो जी इफेक्टिव निकल के आएगा, इनका जी इफेक्टिव कितना निकल के आएगा सेम रूट, अब यहां पर हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है AC का स्क्वायर, बस टाइम पीरियड सेम आ जाएगा। तो टाइम पीरियड के लिए हम क्या करेंगे t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल को सेम रहने दो डिवाइडेड बाई रूट जी इफेक्टिव को हम क्या लिखेंगे जी स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और आपको पता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, AC बराबर क्या होता है v स्क्वायर अपॉन में r, यही होता है ना v स्क्वायर अपॉन में r। तो ये तरीके होते हैं ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइम पीरियड निकालने के। जब हम सिंपल पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ता है, जब हम सिंपल पेंडुलम को एक चलती हुई गाड़ी पे ले जाते हैं तो उसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ता है, जब हम सिंपल पेंडुलम को चलती हुई गाड़ी में ले जाएंगे तो उसका जी इफेक्टिव बढ़ जाएगा जिसकी वजह से टाइम पीरियड कम हो जाएगा और जिसकी वजह से वो फास्ट ऑसिलेशन करने लग जाएगा। तो ये सारी बातें आप इन कैलकुलेशन से इनसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, इनसे आप दिमाग लगा सकते हो, सारे क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे आप सिंपल पेंडुलम को सर्कुलर पाथ में सिंपल पेंडुलम को आपने गाड़ी में रखा और वो गाड़ी वो व्हीकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो फिर अभी भी क्या होगा जो जी इफेक्टिव है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो मतलब टाइम पीरियड डिक्रीज कर जाएगा और ये जो ऑसिलेशन है ये फास्ट हो जाएंगे, ऑसिलेशन क्या हो जाएंगे फास्ट हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आपको सबको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए? अगर आप डिफेंस के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप कहीं भी आपकी जहां भी फिजिक्स पूछी जाती है, किसी भी एग्जाम में आप वनडे एग्जाम में कहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसीलिए मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको ये सब करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाला केस भी अच्छे से समझ आ गया होगा। थ्योरी वाला क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जब हम सिंपल पेंडुलम को गाड़ी में रखते हैं और वो गाड़ी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो जो सिंपल पेंडुलम है वो तेजी से ऑसिलेशन करेगा या स्लो करेगा ऑसिलेशन, तो आप क्या करोगे फास्ट ऑसिलेशन करेगा। ठीक है, क्लास की टाइमिंग आपकी 1 बजे होती है डेली मंडे टू फ्राइडे, और इस बार हम सैटरडे संडे को भी क्लास ले रहे हैं, तो आप
एम्बाई अचीव डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ से आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी और वहाँ पे शेड्यूल बन जाता है, इवेंट बन जाती है, तो पहले ही देख लिया करो। तो डेली 1 बजे आपकी फिजिक्स की क्लास चल रही है और रात को 9 बजे हम आपकी केमिस्ट्री की क्लास करवा रहे हैं, केमिस्ट्री की क्लास, ठीक है, समझ आ गया। रात को 9 बजे आपकी केमिस्ट्री क्लास है और दिन में आपकी 1 बजे फिजिक्स की क्लास है और इसी तरीके से बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़े से पॉइंट और बचे हैं। सिंपल पेंडुलम इन ए मूविंग व्हीकल इन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन में क्या होता है, एक लास्ट है, ये इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन है, इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और एक व्हीकल इस तरीके से है और इसमें रखा हुआ है सिंपल पेंडुलम, इसमें था सिंपल पेंडुलम, तो पेंडुलम ऐसे लटका होगा यहाँ कहीं ऐसे, ठीक है, नीचे जी लग रहा होगा, इधर जी साइन थीटा लग रहा होगा, जी साइन थीटा लग रहा होगा और इधर लग रहा होगा जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा। तो इनका जो जी इफेक्टिव निकल के आता है वो निकल के आता है जी कॉस थीटा। हम मतलब इसके जी इफेक्टिव की अगर हम बात करें तो इस सिचुएशन में इसका जी कॉस थीटा निकल के आता है जी इफेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो निकल के आएगा इस केस में वो निकल के आएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी इफेक्टिव हो जाएगा जी कॉस थीटा। तो इस केस के लिए आपको ये याद रखना है, इस केस के लिए आपको ये याद रखना है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट है अर्थ में जब हम सुरंग कर देते हैं, ठीक है, पृथ्वी पर। हाँ, इसकी पीडीएफ सब शेयर की जाती है, आपके एम्बाई अचीव डिफेंस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको मिलती है डेली रेगुलर वे में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट कॉन्सेप्ट है टनल थ्रू अर्थ, टनल थ्रू अर्थ, इसका हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि अगर हम पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर सुरंग बना दें, क्या बना दें गाइस, सुरंग। ये सब हाइपोथेटिकल है, ठीक है, किसी ने बनाया नहीं है अभी तक, तो इसको हम जो भी कॉन्सेप्ट कराएंगे ये सब हाइपोथेटिकल है और ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो हम सबसे पहले अर्थ बना रहे, ये हमारी अर्थ है, ये हमने अर्थ बना दी। और आपको पता है कि अर्थ के सेंटर की अगर हम बात करें तो हम कुछ पॉइंट आपको पहले डिस्कस कर लेते हैं। अर्थ के सबसे ज्यादा जो जी की वैल्यू है वो अर्थ की सरफेस पे होती है, तो ये है अर्थ की सरफेस जहां पर हम लोग रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं, अर्थ के ऊपर रहते हैं या फिर अर्थ के नीचे रहते हैं, कहाँ रहते हैं हम लोग, अर्थ के अंदर रहते हैं या फिर अर्थ के ऊपर रहते हैं, कहाँ रहते हैं, अर्थ की सरफेस पे रहते हैं, याद रखना हमेशा। ये है अर्थ की सरफेस, यहाँ पे घर मकान सब कुछ बने हमारे। तो ये जो अर्थ की सरफेस है यहाँ पर जी की वैल्यू होती है मैक्सिमम, और जो कि होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अर्थ की सरफेस पे पृथ्वी की सतह पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है और पृथ्वी के केंद्र की जब बात आती है ना, केंद्र की, तो वहां पर जी की वैल्यू मेरे भाई 0 होती है। पृथ्वी के केंद्र पर, अर्थ की सरफेस केंद्र पर, सेंटर पर जी की वैल्यू 0 होती है। और जैसे जैसे अंदर जाओगे, सरफेस से केंद्र की तरफ जाओगे, गहराई में जाओगे, जी की वैल्यू घटती जाएगी, तभी तो 0 हो जाती है जाके केंद्र पर। और अगर पृथ्वी की सतह से आप ऊंचाई पर जा रहे हो, ऊंचाई पर, तो जी की वैल्यू कम होती है। तो इसीलिए मैंने बोला कि अर्थ की सरफेस पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे जी की वैल्यू कम होगी, अर्थ की सरफेस के अंदर जाओगे गहराई में तो जी की वैल्यू कम होगी, और सेंटर पे अगर चले गए, पृथ्वी के केंद्र पर चले गए, जो कि इम्पॉसिबल है, मान लीजिए चले गए आप पृथ्वी के केंद्र पर, तो वहां जी की वैल्यू 0 होती है। और जैसे जी की वैल्यू होगी वैसा ही वेट का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास m किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, हमें इसका वेट कैलकुलेट करना है, इसका हमें भार निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इस m में g का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें वेट पता चल जाता है। इसका मतलब जो वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है g पर। वेट किस पर निर्भर करता है, किस पे डिपेंड करता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं सरफेस पर जी की वैल्यू मैक्सिमम है, तो क्या सरफेस पर वेट भी मैक्सिमम होगा, होगा कि नहीं। और अगर केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर जी की वैल्यू 0 है, तो क्या पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट भी 0 होगा। और जैसे जैसे आप पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाओगे, सरफेस से अंदर जाओगे, जी की वैल्यू कम होगी तो क्या वेट भी कम होगा। और जैसे जैसे पृथ्वी की सरफेस से ऊपर जाओगे, जी की वैल्यू कम होगी तो क्या वेट भी कम होगा। दैट्स ऑल। क्या आपको अच्छे से समझ आ गया, ठीक है, बताइए। लॉगिन आईडी, ओके। हिंदी इंग्लिश दोनों में, मोस्टली हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल मिल जाती है आपको, ठीक है। तो क्या अब आपको सभी स्टूडेंट्स को टनल थ्रू अर्थ, अब हम कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं, क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है।
अब देखिए इसको आपने नोट कर लिया होगा, हम बात करेंगे टनल की। मान लीजिए होता क्या है कि हमने ये पृथ्वी बनाई, अपनी अर्थ बनाई, और अर्थ का ये है, हमने अर्थ के चार दोनों ओर पृथ्वी के आर पार हमने सुरंग खोद ली। ठीक है, अब ये मत कहना सर आपने सुरंग कैसे डिग कर दी, तो भैया खोद दी हमने। यहां पर अगर बात करें सुरंग को डग आउट कर दिया, मतलब हमने सुरंग को खोद दिया। ये यहाँ पर इसकी अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ का क्या है गाइस, सेंटर है। तो हमने मान लो आर पार सुरंग, इसको सुरंग को खोद दिया। ठीक है, आर पार चाहे जैसी खोद दो आप ऐसे आपने आपने मान लो ऐसे ड्रॉ कर खोद दी होगी। ठीक है, चाहे जैसे। अब होता क्या है कि मान लीजिए अगर ऐसा पॉसिबल हुआ कि आपने पृथ्वी के अंदर एक छोर से दूसरे छोर की तरफ सुरंग आपने खोद ली, तो आप पता है आपको कितना टाइम लगेगा एक छोर से दूसरे छोर में जाने में? सिर्फ 42 मिनट, 43 मिनट, 43 मिनट, 43 मिनट आपको लगने वाले हैं बस। सर ये क्या बात कर दी? मैं सही बोल रहा हूं अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ये सही बात है कि अगर आपने पृथ्वी में एक छोर से दूसरे छोर सुरंग खोद दी और आप उस सुरंग में ऐसे ही गए, तो अपने आप 43 मिनट में पहुंच जाओगे एक छोर से दूसरे छोर। ये ऐसा होता है इसके ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, तो मतलब इसका ये है कि अगर आप यहां से इसमें कूदे, आपने सुरंग खोद दी, एक 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 छोर से दूसरे छोर आपने सुरंग बना ली पृथ्वी के अंदर, तो आप अगर इसके अंदर कूद गए तो ये आप ऐसे ऐसे आओगे पृथ्वी की ओर, सेंटर की ओर, एकदम फोर्स ज्यादा हो गया होगा तो आप यहां चले जाओगे, इधर तक आ गए, फिर आप यहां तक आओगे, फिर आप यहां तक आओगे, फिर आप यहां तक आओगे। तो ऐसा लगेगा कि आप एसएचएम कर रहे हो, ऐसा लगेगा कि आप एसएचएम कर रहे हो इस सेंटर के अबाउट। मतलब आप एसएचएम करने लग जाते हो। सिंपल, आपका मतलब यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, कितनी भी बड़ी हो सकती है, उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी भी बड़ी। तो एसएचएम करने लग जाता है। तो इसका जो टाइम पीरियड निकल के आता है ना एसएचएम का, कि कितना टाइम पीरियड आएगा, तो ये आता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन में जी। ये आपको याद रखना है। आर है पृथ्वी की त्रिज्या, अर्थ की रेडियस, और आपको पता है आर बराबर क्या होता है, 6400 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6400 किलोमीटर। तो आर की वैल्यू यहां पुट करेंगे, और जी की वैल्यू हमें पता ही है कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब हम आर की और जी की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो टाइम पीरियड जो निकल के आता है वो निकल के आता है 84.6 मिनट में, मिनट 84.6 मिनट निकल के आता है। तो ये तो है टाइम पीरियड। ये क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब यहां से आपने छलांग लगाई, आप पृथ्वी के एक छोर से, मान लो ये ए पॉइंट है, पृथ्वी के एक छोर से आपने छलांग लगाई, आप गए दूसरे छोर पर बी पॉइंट पर और वापस आ गए ए पॉइंट पर, तो जाकर वापस आ गए, वो टोटल टाइम पीरियड कहलाएगा, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल हो गई। तो जाकर और आने में जो टाइम लगा वो कितना लगा, 84.6 मिनट। तो अगर हम आपसे पूछें कि फिर आपको एक छोर से दूसरे छोर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो इसका हाफ हो जाएगा। मतलब इसका हाफ यानी 42.3 मिनट। बताइए किसको किसको ये बात अच्छे से समझ आ गई? इसे बोलते हैं टनल थ्रू अर्थ। अगर आपने पृथ्वी के अंदर आपने अगर सुरंग को बना लिया एक छोर से दूसरे छोर, तो आपको एक छोर से दूसरे छोर जाने में सिर्फ और सिर्फ 42.3 मिनट लगेंगे, 1 घंटा भी नहीं लगेगा, पहुंच गया। ये जस्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, नोट कर लेंगे सभी। तो ये क्या था, पृथ्वी का कॉन्सेप्ट था टनल जब हम ड्रॉ करते हैं, और उसका ये टाइम पीरियड याद रखना अर्थ के लिए, टी बराबर 2 पाई रूट आर अपॉन जी। आर क्या है, अर्थ की रेडियस जो कि 6400 किलोमीटर होती है। और अगर हम बात करें जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम पीरियड यहाँ पर निकल के आता है 84.6 मिनट, और एक छोर से दूसरे छोर में जो टाइम लगेगा वो पहुंचने में लगेगा 42.3 मिनट। ठीक है, तो ये हमारा था आज का लेक्चर। अब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस बची है ना, वो हम एप्लीकेशन पे आपका करवाते हैं। ठीक है, जो आपकी प्रोडक्ट क्लास है एप्लीकेशन पे, एकदम वहां पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, वहां पे आपकी प्रैक्टिस चल रही है, कॉन्सेप्ट भी चलते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे, वो वहां पे सब डिस्कस करेंगे। और आपकी यहाँ
YT पे यूट्यूब पर भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको आप अच्छे से सभी स्टूडेंट तक शेयर कर देंगे, जिससे कि जितने भी स्टूडेंट डिफेंस की या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबको फिजिक्स की इस क्लासेस से फायदा मिले, ठीक है। क्योंकि हम 1 बजे वाली क्लास में आपके बेहतरीन कॉन्सेप्ट की क्लास करवा रहे हैं, ठीक है। और आप सभी के लिए ये टाइम टेबल है, जो भी आपकी एनडीए की क्लासेस होती हैं, एनडीए और अग्निवीर की, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की, वो टाइम टेबल है। सुबह आपकी हिंदू एडिटोरियल की क्लास चलती है 7 बजे, और फिर 11 बजे इंग्लिश की क्लास चलती है, वोकैब लैडर चलती है 8 बजे, और 12 बजे इंग्लिश की क्लास चलती है। 1 बजे ये हमारी टाइमिंग है फिजिक्स की, और रात को 9 बजे आपकी केमिस्ट्री की टाइमिंग है, 3 बजे आपकी मैथ की टाइमिंग है। तो टाइम टेबल आप एक बार अच्छे से देख लेंगे, जिससे कि आपकी एक भी क्लास ना छूटे। और आप सभी एमबाइव एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें, इंस्टॉल कर लें, क्योंकि और एमबाइव एप्लीकेशन पे भी आपकी क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा वहां पर आपको एआई टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है। चाहे आप थ्योरी पढ़ना चाहो, कॉन्सेप्ट सीखना चाहो, 3D एनिमेशन के साथ आप इजीली कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के ओरिएंटेड अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो वहां पर चेक हो जाती है प्रॉपरली, जिससे आप अपने आप को और बेहतर तैयार कर सकते हैं। और अगर आप सभी क्लासेस की पीडीएफ चाहते हैं तो एम्बाइव अचीव डिफेंस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे सभी क्लासेस की आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। अगर कोई डाउट रह गई हो तो भाई कमेंट कर लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, कीप एम्बाइविंग, वी बिलीव इन यू।